नमस्कार दोस्तों का फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे यहाँ सोशल साइंस यानी एसएसटी का जो है वो टर्म वन जो है सीबीएसई टर्म वन का जो एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम आज इसके आंसर की देखने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो आप मिलान करें। आप चलते हैं देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। इसमें टोटल 60 प्रश्न थे जिसमें से हमें 50 प्रश्न करने थे। 90 मिनट का टाइम था। आशा करता हूँ आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। तो प्रश्न नंबर पहला था कि निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्धभाग में औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने इसमें क्या किया होगा कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें फ्रांस या फिर जर्मनी कर दिया, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में जो है औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ था। बस ये जो है अर्ध 18वीं सदी के अर्धभाग में जो है आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया था। प्रश्न नंबर दूसरा है कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है रूढ़िवादी सरकार। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। तो ये इसका ऑप्शन ए होगा ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है कि यहाँ पर एक जगह ऑस्ट्रेलिया दे दिया है, एक जगह ऑस्ट्रिया दिया है, तो आपको ध्यान से बिल्कुल करना है। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या इटली। तो इसका सही ऑप्शन है ए फ्रांस। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी है ड्यूक मैटरनिक ने कहा था ये। प्रश्न नंबर 5 में कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। इसका ऑप्शन नंबर ए है ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क को जो है जर्मनी का एकीकरण का जो है जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 में 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ज्यूसेप मैसनी। प्रश्न नंबर 8 में कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो है ए हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो अति सिंचाई की वजह से जो है भूमि निम्नीकरण का कारण है, क्योंकि वहाँ जो है हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका जो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र सही है प्रश्न नंबर 8 में का। प्रश्न नंबर 9 में है कि उस मृदा की पहचान करें जिसका रंग लाल से भूरा होता है और इसकी प्रकृति लवणीय होती है। तो वो है मरुस्थलीय मृदा। कितने बच्चों ने जो है लाल मृदा कर दिया, तो लाल मृदा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो है ये आपको सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो इसका जो होगा सी होगा मरुस्थलीय मृदा। प्रश्न नंबर 10 में है कि निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है। तो ये है बहता जल। बहता जल जो है मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 11 में है कि खनन के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो इसका जो है ओडिशा है। प्रश्न नंबर 12 है कि 1861 में इतालवी एकीकृत का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया। इसका है बी विक्टर इमैनुअल दो। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है। संघ सूची में सबसे पहला ही ऑप्शन है संचार, जो है वो संघ सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है। सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, बी या इसमें सी डी जो है ऑप्शन नहीं आया दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिए कि प्रश्न नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी डी। प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। साथ रहकर जो है उसका हो जाएगा भारत, होल्डिंग टुगेदर। प्रश्न नंबर 16 श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदायों में से कौन सा बहुसंख्यक है। तो श्रीलंका में जो है सिंघली यानी ऑप्शन डी 16 का डी होगा। प्रश्न नंबर 17 कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है। तो जो राज्य सूची में है वो व्यापार है शामिल, तो क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में है जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में सहयोग करती है वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तृतीयक। प्रश्न नंबर 19 में है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की पहचान कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं सिर्फ जो हूँ सही ऑप्शन बोलूँगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उप इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अधीन होकर काम करती है। प्रश्न नंबर है 20वां
कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रारंभिक अवस्थाओं में, यानी जब पहले जो था प्राथमिक क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान था विकास में। प्रश्न नंबर 21 है 21 कि प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूप में परिवर्तित करने की गतिविधि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आती है। तो ये हो जाता है द्वितीय क्षेत्रक। जब भी प्राथमिक क्षेत्रक से कोई नया बना है तो द्वितीय क्षेत्रक यानी ऑप्शन नंबर बी, 21 का बी। प्रश्न नंबर 22 है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त होता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो होगा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वे जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 23 में कि भारत में जल स्तर नीचे गिरने के कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है। सिंचाई, बिल्कुल सिंचाई है। औद्योगिकरण भी है, नागरीकरण है। तो इनमें उपरोक्त सभी तो दिया नहीं, दिया है अति उपयोग, तो बिल्कुल अति उपयोग होगा। प्रश्न नंबर 23 का जो है वो डी होगा। प्रश्न नंबर 23 का क्या होगा, डी। अब प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका क्या हो जाएगा, विवाह। समवर्ती सूची में विवाह। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल, यानी प्रश्न नंबर 24 का जो है डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का डी, विवाह। प्रश्न नंबर 25 है कि नीचे दो कथन ए असर्शन और रीजन है। तो इसमें कह रहा है कि पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोगों पर रूसी भाषा का जबरन लादा गया और कारण कह रहा है कि पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो इसका जो है ए होगा, इसका असर्शन क्या होगा, ए। इसका ऑप्शन ए होगा। इसमें ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 26 है कि 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादियों के विद्रोह के तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है सही है, इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 27 है कि 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कारण दे रहा है कि ठेकेदारों ने उनकी अदायगी में भारी कटौती कर दी। अदायगी यानी क्या होता है, उसका जो है वेतन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 28 में है कि नए राज्य जर्मनी में निम्नलिखित में से किन आधुनिक पहलुओं पर जोर दिया गया। तो इसमें जो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है डी, केवल 1, 2 और 3, यानी मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 का। प्रश्न नंबर 29 में कि निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर्डिनिया पीडमाउंट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से काबुल की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी वह एक इतालवी राजनेता था, वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोल लेता था और वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण से अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। इसका कारण दे रहा है कि ब्रिटिश जातीय समूह ने इसकी सत्ता में वृद्धि की। तो इसका जो है, इसका ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 31 का क्या हो जाएगा, ए। प्रश्न नंबर 31 का ए। अब है प्रश्न नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी। प्रश्न नंबर 32 का डी की संसाधनों का समान वितरण। संसाधन के विकास में कोई समस्या थोड़ी है, संसाधनों का समान वितरण, वो तो अच्छी बात है, विकास में समस्या नहीं होती है, हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो इसका हो जाएगा वनोन्मूलन। प्रश्न नंबर 33 का हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 34 है कि भारतीय किसान को सस्यावर्तन करना चाहिए, खाद्यान्नों का स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे इसकी इसकी आमदनी अधिक होगी और इसके साथ वही पर्यावरण में निम्नीकरण में कमी आएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका क्या है, प्रश्न नंबर 34 का है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 35 है कि कुछ लोकतांत्रिक देशों में बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व काम करता है, प्रभुत्व से देश की एकता संकट में पड़ जाती है। तो प्रश्न नंबर 35 में जो है ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 में क्या हो जाएगा, ए। अब है 36 है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है। सत्ता का बंटवारा ठीक है, इससे सामाजिक समूहों के बीच टकरावों का अंदेशा कम हो जाता है। बिल्कुल इसका भी ये सही है, बिल्कुल असर्शन और रीजन दोनों इसका सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन से प्रश्न का, प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। रूस
इसका सही जो युग्म होगा डी होगा। अर्जेंटीना एक संघीय शासन के गुरु के एकात्मक नहीं है, चीन संघीय नहीं, कनाडा एकात्मक नहीं, इसका सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 37 का डी। प्रश्न नंबर 38 है, सरसन रीजन की श्रीलंका में सिंघाली और तमिल दो समुदायों के बीच अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। 1956 के कानून के तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। बिल्कुल ये सही है, तो इसका क्या हो जाएगा ए। इसका क्या हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 38 का ए यानी 38 का ए। प्रश्न नंबर 39, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की क्षैतिज साझेदारी के रूप में निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। सत्ता की क्षैतिज साझेदारी, सत्ता की क्षैतिज, क्षैतिज यानी बिल्कुल एक समान। तो वो क्या है, सरकार के अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसका क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का ए, 39 का ए। प्रश्न नंबर 40 है, तो इसमें देखिए 40 का क्या हुआ था कि 40 में पहला ऑप्शन भी सही था और सी ऑप्शन भी सही था। तो आप मतलब इसमें से अगर ए कर दो या फिर सी कर दो तो उसमें से जो है ए और सी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 में है कि निम्नलिखित देशों में से उसकी पहचान कीजिए जो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। साथ आकर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, साथ आकर, कमिंग टुगेदर। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है। तो अभिन्न अंग, तो विधायिका अभिन्न अंग है, कार्यपालिका अभिन्न अंग है, न्यायपालिका अभिन्न अंग है। तो इसका हो जाएगा 42 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। 42 का ए। 43 है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। तो इसका कारण दिया है कि केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल ये इसका रीजन सही है, बिल्कुल ये। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 43 का ए। प्रश्न नंबर 44 है कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में 4 परिवार हैं। इन परिवारों से प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 है। यदि 3 परिवारों की आय क्रमशः 6, 8, 14 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। इसका जो है सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल 12,000 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी दिखाता है। तो प्रश्न नंबर 45 में जो है वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि वर्तमान समय में जो है सकल जीडीपी में जो है तृतीयक क्षेत्र का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। तो प्रश्न नंबर 45 में सी। प्रश्न नंबर 46 में भारत में 2017-2018 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्शाता है। तो वो जो है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जो है रोजगार में सर्वाधिक हिस्सेदारी दिखाता है। तो 46 का ए हो जाएगा। 46 का ए हो जाएगा। अब जो है हमें जो है पढ़ के देना था उत्तर, तो हम देख लेते हैं 47 में क्या है। 47 कह रहा है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि झूमिंग कृषि से किस प्रकार संबंधित। तो यह एक स्थानांतरित कृषि पर आधारित है। 47 का ए। 47 का ए है। 48 का कर्तन व दहन कृषि को प्रणाली को कोनको किस राज्य में कहा जाता है। तो इसका जो है ए हो जाएगा। वेनेजुएला में जो है कोनको कहा जाता है। 48 का भी ए हो जाएगा। 49 कि कर्तन व दहन कृषि को रोका निम्नलिखित में से देशों में कहा जाता है। तो रोका जो है ब्राजील में कहा जाता है। ऑप्शन सी 49 का जो है सी हो जाएगा। अब है 50, झूमिंग कृषि को मुख्य समस्या की पहचान कीजिए। तो 50 का क्या हो जाएगा, डी, अल्प उत्पादन। 15 का डी, 50 का डी। अब है 51 का, भारत में कर्तन और दहन कृषि को बेवर नाम से कहाँ जाना जाता है। तो वो मध्य प्रदेश में जाता है। 51 का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 52 है, तो 52 का जो है सही कॉलम हमें पहचाना था, तो इसका हो जाएगा ए। 52 का क्या हो जाएगा, ए। अब देखते हैं 53 है कि निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रों में से लक्ष्मी किससे संबंधित है। तो जो लक्ष्मी थी वो जो थी किससे संबंधित थी, प्राथमिक क्षेत्रक से। वो किससे थी, प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि वो कृषि से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 54 में है कि 53 में क्या था, 53 में ऑप्शन नंबर ए था। और आप कहते हैं 54, तो लक्ष्मी निम्नलिखित में से किस किसान वर्ग में आती थी। तो सीमांत, सीमांत यानी छोटे किसान वर्ग। तो 54 का भी सी हो जाएगा। 54 का सी हो जाएगा। 55 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किसमें सर्वाधिक अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। तो 55 का जो है बी हो जाएगा। जो कृषि में है सर्वाधिक अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। 55 का बी। 56 है कि बांध और नहरों को बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किस प्रकार किया जा सकता है। 56 में जो है वो सी हो जाएगा कि बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों का समायोजन। 56 में सी। 57 है कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए कौन से मुख्य परिणाम है। उत्पादन में वृद्धि। 57 में ए, सिंचाई बढ़ाने से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि। अब है 58 की निम्नलिखित सिंचाई साधनों में कौन सा समानता सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो 58 में हो जाएगा डी, नहर। 58 में क्या हो जाएगा, डी, नहर। 59 है कि भारत में राजनीतिक रेखा मानचित्र पर इसमें दर्शाना था। तो इसका क्या हो जाएगा, 59 का सिंपल हो जाएगा सी, हीराकुंड।
59 का क्या हो जाएगा, हीराकुंड। अब है 60, तो 60 में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 60। प्रश्न नंबर 60 में क्या हो जाएगा, ए। और प्रश्न नंबर 59 में क्या था, सी। अब है दो प्रश्न और है कि 59 का जो है वो जो नेत्रहीन बच्चों के लिए है, तो उसका हो जाएगा 59 का सी, और 60 का हो जाएगा उसका ए। तो इसी के साथ हमारा सही हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल जाए।